एवरीवन, दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ एंड हम लोग अभी का सीए इंटर जीएसटी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं फॉर जनवरी 2027 अटेम्प्ट। चैप्टर नंबर 3 आपका चार्ज ऑफ जीएसटी कॉन्सेप्ट हमने सारे देख लिए हैं। अभी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन बैंक में आपके सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं और पिछले 5 अटेम्प्ट की आरटीपीज और एफटीपीज के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके अलावा उसके पीछे के आरटीपी एमटीपी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो इफ यू हैव टाइम। इस क्वेश्चन बैंक में 5 अटेम्प्ट किए। ओके, आई रिकमेंड 5 अटेम्प्ट इज सफिशिएंट। इफ यू नीड दिस क्वेश्चन बैंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये क्वेश्चन बैंक मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपका चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्टडी मटेरियल का है, देखते हैं क्या है। ओके, टैक्सपेयर तोलाराम एक मैन्युफैक्चरर है जिसने कॉम्पोजिशन लेवी में ऑप्ट किया है। सबसे पहली बात, एक मैन्युफैक्चरर अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो उसका टैक्स रेट क्या होता है? टैक्स रेट मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर का 1% होता है, राइट। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखते वक्त आपको कोई कॉन्सेप्ट में ऐसे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले पॉज करना है वीडियो, जाके उस कॉन्सेप्ट को देखना है, पढ़ना है एंड देन उस क्वेश्चन बैंक पे आना है। ठीक है, और अगर आपने कॉन्सेप्ट का लेक्चर देखा ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन बैंक पे जंप कर रहे हो तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझेगा। पहले कॉन्सेप्ट देखो, फिर उसके बाद में आके क्वेश्चन बैंक देखो। ओके, टैक्सपेयर है तोलाराम, एक मैन्युफैक्चरर है हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन नंबर 10। इसके 2 यूनिट्स है, A1 एक यूपी में है और एक एमपी में है। ऐसे नहीं करते, देखो लिखते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 है। टैक्सपेयर कौन है? तोलाराम है। ठीक है, कौन है टैक्सपेयर? मैन्युफैक्चरर है। तो हमें इतना तो पता है, मैन्युफैक्चरर के केस में आपका टैक्स रेट कितना होता है? 1% होता है, हमें ये तो पता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, कितने यूनिट से? इसके 2 यूनिट से, A1 A2। ओके, कौन से स्टेट में है? पहला यूनिट इसका एमपी में है, दूसरा नहीं नहीं पहला यूपी में है। पहला A1 जो है यूपी में है और A2 एमपी में है, सही है ना? A1 यूपी में, A2 एमपी में, करेक्ट। ठीक है, टोटल टर्नओवर ऑफ 2 यूनिट्स इज 115 लाख। कॉम्पोजिशन लेवी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, अगर टर्नओवर लिमिट आपको याद होगी तो टर्नओवर लिमिट कितनी है? 1.5 करोड़ है टर्नओवर लिमिट। ठीक है, इससे इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ या उससे कम रहना चाहिए तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हो। तो क्या टोटल टर्नओवर इसका 115 लाख 1.5 करोड़ से अंदर है? यस है, 115 लाख इज 1 करोड़ 15 लाख रुपीज, जो कि 1.5 CR से अंदर है। तो हेंस तोलाराम इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ये तो आपका सॉल्व हो गया पॉइंट। ठीक है, टोटल टर्नओवर में से 85 लाख A1 का है और 30 लाख जो है A2 का है। लिखते 85 और 30। टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कितना है? 85 लाख है और 30 लाख है, टोटल मिलाकर कितना है? 115 लाख। आगे क्या दिया है? टर्नओवर यूनिट A1 एंड A2 इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इज 5 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। करंट फाइनेंशियल ईयर का भी टर्नओवर दिया है, 5 लाख है और 10 लाख है रिस्पेक्टिवली। हमें पूछा क्या गया है? हमें क्या करना है? कंप्यूट अमाउंट पेएबल अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। जो तोलाराम है टैक्सेबल पर्सन है, अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम उसको कितना अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स रेट आपकी 1% है, ये हमें पता है ऑलरेडी। ओके, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के केस में टैक्स रेट कॉम्पोजिशन स्कीम में 1% होती है। मैं जब पढ़ाई थी तभी आपको बोली थी कि बाकी टैक्स रेट्स आपको भले ही लर्न नहीं करनी है, क्वेश्चन में दी जाएगी, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम की टैक्स रेट्स आपको लर्न करनी है। 4 ही है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर और सेक्शन 10(2)A के जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो। ठीक है, 4 ही है, उसमें से मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर की टैक्स रेट 1% है, रेस्टोरेंट वाले की 5 है और जो दूसरा सर्विस प्रोवाइडर उसकी 6 है। ओके, ठीक है, तो इसको तोलाराम को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा?
कितना पे करना पड़ेगा? टैक्स रेट हमें पता है एट द रेट 1% है, तो 5 लाख का 1% कितना होता है? 5,000 रुपीज होता है, राइट? और 10 लाख का कितना होता है? 10,000 रुपए होता है 1%। टोटल टैक्स पेबल बाय कोलार टू गवर्नमेंट इज 15,000 रुपीज। देखो, ठीक है, अंडरस्टूड? क्वेश्चन पूरा पढ़ा, उसका सोल्यूशन जहां आप सॉल्व करते हो, जिस भी नोटबुक में जो भी रजिस्टर आपका है, वहां पे लिखते जाना। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते पढ़ते हो वैसे वैसे लिखते जाना। जैसे मैंने लिखा, कितने यूनिट से लिख लिया, उसके बाद मैंने पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ा क्या? नहीं, मैंने क्वेश्चन पढ़ते वक्त कॉन्सेप्ट रिकॉलिंग किया और जो क्वेश्चन में दिया है वो डेटा एक जगह लिखा। इससे क्या हुआ, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी हुई। ठीक है, दिस फिनिशेस योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क सेम है, एकदम सेम क्वेश्चंस है। आप देखोगे अगर तो टैक्स कितना देना है वही पूछा गया है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी टैक्स कितना देना है वही पूछा गया है। सिर्फ सिर्फ फर्क कितना है? फर्क कितना है? फर्क कितना है? हमने मैन्युफैक्चरर का क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्रेडर का है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है वो सर्विस प्रोवाइडर का है। सेक्शन नंबर 10(2)(a) जो है सर्विस प्रोवाइडर, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछो, लेकिन जो होमवर्क दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करके देखना है। एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज, इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी, लेकिन होमवर्क आपको करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर होमवर्क सॉल्व नहीं किया तो फिर बाद में भूलना मत, जब रिजल्ट ऊपर नीचे आएगा तो, या फिर रिवीजन में जब दिक्कत होगी ना, कॉन्सेप्ट याद नहीं आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तब भूलना मत। ठीक है, अभी जो होमवर्क दे रही हूँ वो सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सुल्तान एंड सन्स एक पार्टनरशिप फर्म है बेस्ड इन नागपुर, महाराष्ट्र। कहाँ है सुल्तान? महाराष्ट्र में है। एक होलसेलर है ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू, एग्जाम बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। सुल्तान एंड सन्स के दो प्रोडक्ट्स है, पी और क्यू। पी जो है टैक्सेबल है और क्यू जो है एग्जाम्प्ट है, राइट? ठीक है, और ये सुल्तान और सन्स कहाँ है? महाराष्ट्र, नागपुर में है। ओनली विद इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सारा की सारा सप्लाई इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट नहीं है, ऐसा बोल रहा है। विद इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई है। उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 130 लाख रुपीज। सुल्तान सन्स का एग्रीगेट टर्नओवर दे दिया हमें, कितना है? इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 130 लाख रुपीज। ओके, फर्म विशेष टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम under subsection 1 and subsection 2 of section number 10 in the current financial year. However, its accountant is of the view that person engaged in making supply of exempt goods is not eligible for said scheme. Discuss. अगर आपको याद होगा तो हमने 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 कुछ लिमिटेशंस है किसके लिए? कॉम्पोजिशन लेवी वालों के लिए 6 लिमिटेशंस हमने पढ़ी थी। उसमें से एक लिमिटेशन ये थी कि कॉम्पोजिशन स्कीम वाला बंदा जो है एग्जाम सप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, देखते हैं। The view taken by accountant is not valid in law. A registered person with an aggregate turnover in preceding financial year to 1.5 crore is eligible for composition levy in दिल्ली। अभी इधर दिल्ली क्यों है? ये क्या करते हैं स्टडी मटेरियल अपना इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली नहीं रहना चाहिए, ये दिल्ली नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन में महाराष्ट्र दिया है, सॉल्यूशन में दिल्ली देते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, फर्दर सच पर्सन मस्ट नॉट बी एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स एंड मस्ट नॉट बी एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करना मना था। ठीक है, उसके बाद में मस्ट नॉट बी एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, और ऐसा कोई सप्लाई भी नहीं करना चाहिए विच इज नॉट लेविएबल टू
टैक्स, ठीक है, फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इन द गिवन केस एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। कंडीशन जो मेजर कंडीशन है टर्नओवर की वो तो सेटिस्फाई हो गई, 1.5 करोड़ नहीं है, टर्नओवर कितना है, 130 लाख ही है, ठीक है, ठीक है। फर्दर एंगेज्ड ओनली इन मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई वो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ठीक है। And product B supplied its taxable product Q is leviable to tax though exempted by way of notification. Therefore, it is eligible for composition scheme under section 10(1), 10. नॉन जीएसटी सप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्जेम्प्टेड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन कोई गुड्स है तो मतलब उसमें टैक्स तो लगता ही था, ठीक है, गवर्नमेंट ने बाद में उसको एग्जेम्प्ट किया नोटिफिकेशन लाके। हेंस ये कौन था, Sultan and Sons is eligible for composition scheme under section 10(1) and 10 subsection 2. Got it? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, अ पर्सन अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन सबसेक्शंस 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 10 इन हरियाणा during the financial year crosses turnover of 1.5 crore in the month of December, will he be allowed to pay tax under composition scheme for remainder of the year? नहीं, हमने देखा था जिस दिन उसका टर्नओवर लिमिट एक्सीड हो गया उसी दिन कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्स हो जाती है, ये हमने देखा था कॉन्सेप्ट्स में। नो, the option to pay composition scheme lapses immediately from the day on which aggregate turnover availing composition scheme during the financial year exceeds the specified limit of 1.5 crore rupees. जिस दिन एक्सीड हो गया उसी दिन से वो लैप्स हो गई कॉम्पोजिशन स्कीम, उसके बाद में वो रेगुलर टैक्स पेयर बन जाएगा और उस हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। वंस ही क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल इंटीमेशन ऑफ विड्रॉवल फ्रॉम द स्कीम इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन 7 days। जिस दिन उसने लिमिट क्रॉस कर ली उसके 7 दिनों में उसको गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी लिमिट क्रॉस हो गई है, लैप्स हो गई है कॉम्पोजिशन लिमिट, ठीक है। Every person who has furnished such intimation may electronically furnish on the common portal a statement prescribed in details of stock of inputs, inputs considered, inputs containing semi-finished or finished goods held in stock, on which option is withdrawn within a period of 30 days from date of which option is withdrawn। ज्यादा ना आपको बताया गया है, एक्स्ट्रा क्या बताया है जो कि इस सॉल्यूशन में रिलेटेड नहीं है, लिख के आए, आपको याद रहा लिखने का तो लिखने का, नहीं याद रहा तो फिर कोई बात नहीं। ये बोल रहे हैं कि जब लैप्स हुई उसके बाद में विद इन 30 डेज जो टैक्स पेयर रहेगा उसको स्टॉक का जो उसका डिटेल्स है, चाहे फिनिश गुड्स का है, चाहे सेमी फिनिश गुड्स का है, चाहे इनपुट्स है, वो सारी स्टॉक की डिटेल्स भी उसको देनी पड़ेगी। ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया, पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था ना, इजी था ना। ऐसे थियरी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ये सारे आपके स्टडी मटेरियल, ऐसे भी स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चंस है और ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस भी इजी वाले भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। Question number 5. Determine whether the supplier in the following are eligible for composition levy provided their turnover does not exceed 1.5 crore rupees। टर्नओवर लिमिट तो एक्सीड नहीं हो रही है, इन्होंने क्वेश्चन में खुद नहीं बोल दिया। अब पूछ रहे हैं कि ये 2 केसेस दिए हैं और इन 2 केसेस में बंदा एलिजिबल है क्या कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, देखते क्या है। मोहन एंटरप्राइजेज है एंगेज्ड ओनली ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला इन राजस्थान एंड इन रजिस्टर्ड इन सेम स्टेट। हमने कंडीशंस पढ़ी थी क्या कि कोई भी नोटिफाइड गुड्स जो है कॉम्पोजिशन डीलर सप्लाई नहीं कर सकता है। अगर उसने कोई नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई किया देन ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। और नोटिफाइड गुड्स में क्या आता है, पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर, वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स और वो ऐश वगैरह वाले जो प्रोडक्ट्स थे वो सब, ठीक है, ये सारे नोटिफाइड गुड्स में आता है। अगर याद नहीं आ रहा है तो जाके कॉन्सेप्ट नोट्स पहले देखो उसके बाद में इधर आओ, ठीक है। पान मसाला इज अ नोटिफाइड प्रोडक्ट एंड कॉम्पोजिशन डीलर कैन नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स, हेंस जो है ये कौन है, मोहन एंटरप्राइजेस इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। पढ़ते हैं, a supplier engaged in manufacture of goods as notified under section 10(2)(e) during preceding financial year is not eligible for composition scheme।
आइसक्रीम, अदर edible ice, whether or not containing cocoa, pan masala, tobacco and manufactured tobacco, aerated water, fly ash bricks, fly ash aggregates, fly ash blocks, bricks, fossil mills and similar siliceous earths, building bricks, earthen or roofing tiles are notified in this category. However, in the given case, since Mohan is engaged in trading of pan masala and not manufacturing, अरे गुगली खेली गुगली, देखो देखो देखो, मैंने भी गलती कर दी, तो आपसे तो ये गलती हो सकती है, देखो गलती अभी हुई तो चलेगी, गलती एग्जाम में हुई तो नहीं चलेगी। कितना इज ही इज एंगेज ओनली इन ट्रेडिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, तो मेरे से भी गलत हो गया। देखो ऐसी चीजें एग्जाम में आती है जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं खुद अभी कंफ्यूज हुई, राइट। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है क्या, नहीं। हाउएवर नोटिफाइड, हाउएवर इन द गिवन केस सिंस मोहन इज एंगेज इन ट्रेडिंग एंड नॉट मैन्युफैक्चरिंग, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या दी गई थी, अ सप्लायर एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ, कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग लिखा था, ट्रेडिंग नहीं लिखा था, ओके। तो अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो फिर हेंस ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज हिज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 सीआर रुपीज। ठीक है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के वजह से गलत हो जाता है पूरा सब कुछ, ओके। और फिर मार्क्स आपको नहीं मिलते, क्यों, क्योंकि आपका फाइनल आंसर कंक्लूजन ही गलत है। आप कंक्लूजन में लिख दोगे कि ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, राइट, और जब कंक्लूजन में ऐसा लिख दोगे तो चेकर वो पड़ेगा और वहीं पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, मेक श्योर कि आप ऐसी गलती ना करो जो मैंने अभी की। ठीक है, सॉरी। सुगम मैन्युफैक्चरर्स हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा, दो ऑफिसेज है, एक पंजाब में एक हरियाणा में है, एंड सेल्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट इन द नेबरिंग स्टेट्स। सुगम मैन्युफैक्चरर्स है जो कि जिसके दो ऑफिसेज है, एक पंजाब में एक हरियाणा में है, और वहां पे जो गुड्स मैन्युफैक्चर होता है वो नेबरिंग स्टेट्स में सप्लाई करता है, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। सिंस सप्लायर ऑफ इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, सुगम मैन्युफैक्चर इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई वालों के लिए अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस हु हैज टू रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेसेस इन दिल्ली, दिल्ली की दिल्ली में ही दो प्लेसेस है, दिल्ली के दिल्ली में ही दो प्लेसेस है। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ बोथ द प्लेसेस इज 120 लाख रुपीज, दैट इज 1.20 सीआर। ठीक है, दोनों प्लेसेस का एग्रीगेट टर्नओवर 1.20 सीआर है। इट विशेष टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) ऑफ वन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, while continue the paying under normal levy for another, you are required to advise Subramaniam Enterprises whether he can do so। हमने पढ़ा था अगर मेरा बिजनेस अलग अलग तीन जगह पे है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मेरे महाराष्ट्र में 2 यूनिट है, गुजरात में 1 है, राजस्थान में 4 है, चारों को चारों कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी, एक ने भी नहीं लिया तो चारों नहीं लिए, कोई भी बचे हुए 3 भी नहीं ले सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस इधर गलत है। रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपीज इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, इतना हमें पता है। ठीक है, since aggregate turnover of Subramaniam does not exceed 1.5 करोड़, it is eligible। However, भाई तुम्हारा टर्नओवर है, ठीक है, लेकिन however all registered person having same PAN number have to opt composition scheme। अगर एक ने भी मना किया तो बाकी कोई भी नहीं कर सकता है। Thus Subramaniam have either to opt for composition for both the places or under normal for both the places of business। एक तो दोनों के लिए composition ले, दोनों के लिए normal ले, दोनों को अलग अलग इसमें वो नहीं डाल सकता है। एक composition एक normal scheme not allowed। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिस्टर अजय है हैज अ रिपेयर सेंटर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी वेयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर रिपेयर्ड और सर्विस्ड। मिस्टर अजय है जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का बिजनेस है
और वहां पे वो रिपेयर करता है या सर्विस दे रहा है किसका, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। हिज रिपेयर सेंटर इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई। कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई वो नहीं कर रहा है और उसका जो बिजनेस है वो राजस्थान में है। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 45 लाख रुपीज। 45 लाख रुपीज का एग्रीगेट टर्नओवर है। सर्विस प्रोवाइडर है, रिपेयर सर्विस दे रहा है, ठीक है। 45 लाख का टर्नओवर है। मैं पहले ही आपको याद दिला दूं, सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, सेक्शन नंबर 10 टू ए, टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितनी थी, टू 50 लाख रुपीज एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है, ठीक है। With reference to provisions of GST Act, examine whether Ajay can opt for composition scheme for the current financial year. कर सकता है क्या? अभी के लिए तो कर सकता है क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख के अंदर है। लेकिन और वेदर he is eligible to avail benefit of composition scheme, considering the option of payment of tax available, compute the amount of tax payable assuming aggregate turnover is 35 lakh. ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा अज्यूम करो 35 लाख है और उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो बताओ। अमाउंट पेएबल कितना है वो बताना है। कंसिडरिंग एग्रीगेट टर्नओवर 35 लाख रुपीज, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ अजय प्रोक्योर्स फ्यू आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिपेयर्स फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब कंडीशन क्या थी, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई इज नॉट अलाउड, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई इज अलाउड। वो ले रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, मतलब इनवर्ड सप्लाई कर रहा है फ्रॉम मध्य प्रदेश। वो कहाँ है, राजस्थान में। मतलब इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई है, प्रोक्योर कर रहा है, खरीद रहा है, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई अलाउड है। इफ यू रिमेम्बर द कॉन्सेप्ट कंडीशंस, ओके, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमें पूछे गए। एक तो पहला है कि 45 का टर्नओवर है, एलिजिबल है क्या। सेकंड क्वेश्चन है 35 अगर टर्नओवर मान लो तो अमाउंट कितना उसको पे करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर वो नेबरिंग स्टेट्स मध्य प्रदेश से प्रोक्योर करता है तो स्टिल वो एलिजिबल है क्या कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। Section 10 provides that a registered person whose aggregate turnover does not exceed 1.5 CR rupees, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 है, एक्सेप्ट आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की लिमिट 1.5 करोड़ ही है, ठीक है। may opt at specified rate. However, as per proviso section 10(1), person who opts to pay under composition may supply services other than restaurant services. अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज वालों के लिए भी सेक्शन नंबर 10(2)(a) नया सेक्शन लाया गया है, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर एक्सक्लूसिवली हु इज एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसका टर्नओवर 50 लाख तक का है। इन द गिवन केस अजय इज एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, मतलब वो कौन सी सर्विस दे रहा है, रिपेयर सर्विस दे रहा है। हाउएवर सेक्शन 10(2)(a) प्रोवाइड्स ऑप्शन subject to conditions whose aggregate turnover is up to 50 lakh rupees and who is not eligible to pay tax under section 10(1) and 10(2) to pay tax at the rate 3%, मतलब 6% IGST, 3% CGST, 3% SGST इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कितना सारा पूरा की पूरा इन्होंने कॉन्सेप्ट लिख के दे दिया है। देखो क्या क्या लिखा, पहले लिखा कि सेक्शन 10(1) 10(2) के हिसाब से मैन्युफैक्चर ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए 1.5 करोड़ है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की लिमिट 75 लाख है। उसके बाद इन्होंने ये मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस जो है वो भी यहाँ पे बता दिया, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में भी बता दिया कि 5 लाख रुपीज और 10% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज हायर मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस करता है। फिर बोला इन द गिवन केस अजय है जिसका एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस है, रिपेयरिंग सर्विस दे रहा है। फिर इन्होंने लाया सेक्शन नंबर 10(2)(a) जहां इन्होंने बताया कि 50 लाख का टर्नओवर लिमिट है, एलिजिबल रहेगा। कौन एलिजिबल रहेगा, हु इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। Thus, in the view of above mentioned provisions, Ajay is eligible to avail composition
scheme under section 10(2)(a) as his aggregate turnover does not exceed 50 lakh and he is not eligible opt under composition scheme under 10(1), 10(2). 10(1), 10(2) में क्यों नहीं ले सकता वो? क्योंकि वो कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं है, ना ही वो कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, इसलिए। Thus, the amount of tax payable by him under composition scheme would be 2,10,000, 6% of 35 lakh rupees। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका था, सेकेंड क्वेश्चन था क्या था कि अमाउंट कितना पेएबल है अगर उसका टर्नओवर 35 मान लिया तो टैक्स रेट कितनी है हमें पता है, मैंने पहले ही बोला था टैक्स रेट कॉम्पोजिशन स्कीम की आपको लर्न करनी पड़ेगी। सेक्शन 10(2)(a) सर्विस प्रोवाइडर की टैक्स रेट 6% है। 6% के हिसाब से 35 लाख पे वो टर्नओवर पे करेगा, टैक्स पे करेगा कितना, 2,10,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, थर्ड पार्ट क्या था क्वेश्चन का कि अगर वो इनवर्ट सप्लाई ले रहा है मध्य प्रदेश से तो क्या वो स्टिल एलिजिबल है क्या? रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन इफ ही इज एंगेज्ड इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन हाउएवर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, हेंस आंसर विल remain same even if Ajay procures few items from मध्य प्रदेश। अंडरस्टूड? ठीक है, मस्त केस स्टडी थी, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कितनी अच्छी केस स्टडी थी, कितना सारा था, एक केस स्टडी में आपको 3 आंसर्स देने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्टडी मटेरियल का। मेसर्स यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, रजिस्टर्ड है, सप्लाइंग ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, किधर, कर्नाटका में। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है अप्लायंसेस बेच के, 1,20,00,000, 120 लाख, ये उसका एग्रीगेट टर्नओवर है। एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कितनी है, 1.5 करोड़। इसकी कितनी है एग्रीगेट, 1,20,00,000 की है इसका, किसका, यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ सच अप्लायंसेस। यह आपका आ गया मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस वाला क्वेश्चन, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस वाला क्वेश्चन आ गया आपका। क्या क्या कि वो भले ही एक ट्रेडर है, क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, लेकिन वो चाहता है कि रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस भी दे उन अप्लायंसेस का जो वो बेच रहा है। मतलब ये मार्जिनल सप्लाई करना चाहता है, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस करना चाहता है। क्या उसका मेन बिजनेस सप्लाई ऑफ सर्विस है? नहीं, उसका मेन बिजनेस तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बेचना है। वो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस करना चाहता है। With reference to provisions of CGST Act, examine whether the firm can opt for composition scheme for the current financial year as the turnover may include supply of both goods and services. If yes, up to what amount service can be supplied? दो पार्ट्स में पूछा है, पहले पूछा है कि एलिजिबल है क्या, तो हाँ एलिजिबल तो वो है। ठीक है, और अगर वो एलिजिबल है तो कितनी मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है वो पूछा है। देखो, a registered person whose aggregate turnover is up to 1 crore 50 lakh rupees may opt for composition scheme. Scheme can be availed by intrastate supplier of goods of restaurant service. ठीक है, however, composition scheme permits supply of marginal services also other than restaurant service. क्यों क्यों क्योंकि उनका तो काम सर्विस है ना, वो कौन सी मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू along with supply of goods. ठीक है, thus Messrs United can opt for composition scheme. Yes, he can in the current financial year as his aggregate turnover is less than 1.5 CR in preceding financial year and is not engaged in interstate outward supplies. अब कितनी मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस वो कर सकता है, वो कर सकता है इधर 5 लाख रुपीस और 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर whichever is higher। कितना कर सकता है, 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर और 5 लाख रुपीस विच एवर इज हायर, दोनों में से ज्यादा कौन सा है। तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, 120 लाख, उसका 10% कितना होता है, उसका 10% होता है 12 लाख। तो 12 लाख या 5 लाख विच एवर इज हायर, 12 लाख का वो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है। गॉट इट? ठीक है, अंडरस्टूड। प्लीज कुछ भी डाउट्स रहे तो पूछना। हो सके आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, किसी को लग सकता है कि मैम स्लो जा रहे हैं। देखो, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो अगर आपको स्लो लग रहा है तो, और अगर आपको फास्ट लग रहा है तो मैं बताऊँ प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम है कि आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे।
प्रॉब्लम ये है कि आपने जब लेक्चर देखा कॉन्सेप्ट्स का तो उसके बाद में आपने उसको रिवाइज नहीं किया, जो मैं बार हर लेक्चर में हर वीडियो में बोलती रहती हूँ। जिस दिन जो लेक्चर किया देखा पढ़ा उस दिन उसको रिवाइज करो, ये मैं बोलती हूँ हर बार, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहे तो आप फिर से एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन बैंक देखो, ताकि आपको क्वेश्चन बैंक इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। ये हम बाद में देखेंगे, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई जो चैप्टर है उसका भी पार्ट इंक्लूडेड है, तो अभी आपको ये पल्ले नहीं पड़ेगा। अभी मैं करवाई भी अगर तो ये बाउंसर चला जाएगा, फिर बोलोगे कि नहीं समझ में आया ये वो, क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडेड है। तो ये क्वेश्चन अभी नहीं, ये क्वेश्चन जब मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा दूंगी तब सॉल्व करवाऊंगी। देखो सारे क्वेश्चन बैंक में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आरटीपीज के, एमटीपीज के, जो कि ऐसे रहेंगे कि उसमें एक एक चैप्टर ही इंक्लूडेड नहीं है, उन क्वेश्चंस में 2-3 चैप्टर मिक्स करके इंक्लूडेड है। तो वैसे क्वेश्चंस अपन लास्ट में करेंगे, ताकि आप क्वेश्चंस इजीली पता चले, समझ में आए कि हाँ इस चैप्टर का रिलेवेंस है। अभी सिर्फ चार्ज ऑफ जीएसटी पढ़ा है, अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ा है, तो अभी अगर ये क्वेश्चन करवाने गई तो आपको समझेगा ही नहीं क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते आता ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं है ना। तो एक बार हम जो ऐसे क्वेश्चन है आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा चैप्टर्स के पार्ट इंक्लूडेड है, वैसे क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। और कुछ पूछना रहा इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो आपके एमटीपी का क्वेश्चन है। मेसर्स टी एक रजिस्टर्ड डीलर है ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्रेडिंग कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी की एंड इट्स रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ट्रेडिंग कर रहा है किसकी? मशीनरी की, और मशीनरी से रिलेटेड सर्विसेज भी करता है, मतलब मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस है, मेन धंधा उसका सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। मेन धंधा क्या है? वो एक ट्रेडर है, ट्रेडर है किसका? मशीन्स का, ठीक है। और उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर सेल ऑफ मशीनरी वाज 1.32 करोड़ रुपीस। टर्नओवर लिमिट क्या है? क्या है क्या है क्या है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 1.5 CR is turnover limit in case of manufacturer, trader and restaurant service provider, ठीक है। इसका टर्नओवर कितना है? 1.32। तो टर्नओवर तो भाई इसका हो गया, मैटर साइड में हो गया, ठीक है। It was first year, so they had not started services related to machinery. From 24-25 they are planning to provide repair and maintenance service of 6.25 lakh rupees, for of which they have to purchase some raw material of 5 lakh other state. Till date they are purchasing within same state only. अभी तक तो वो सेम स्टेट में कर रहा है, लेकिन अब आगे उनको दूसरे स्टेट से रॉ मटेरियल परचेस करना है। कंडीशन क्या है? Interstate outward supply is not allowed. Interstate inward supply is allowed. Purchasing is allowed. Procurement is allowed. Inward supply is allowed. Outward supply interstate is not allowed. Interstate inward supply is allowed. तो वो 5 लाख का करो या 50 लाख का परचेज करो, डजेंट मैटर, कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन एग्जामिन वेदर टी कैन ऑफर कॉम्पोजिशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। देख, कंसिडरेशन कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए वो कब जा सकता है? कब जा सकता है? वेयर एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR रुपीज, अदर देन स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिनका टर्नओवर लिमिट 75 लाख रुपीज है, ठीक है। सिंस एग्रीगेट टर्नओवर टी डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इतना तो हमें पता चल गया, इतना तो हमने क्वेश्चन सॉल्व पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर लिया था, ठीक है। Next, as per section 10(2)(a), a registered person who is eligible to pay tax under 10(1), 10(2) is not eligible under 10(2)(a। जो 10(1) या 10(2) में एलिजिबल है वो सेक्शन 10(2)(a, मतलब बाकी जो सर्विस प्रोवाइडर है उधर वो एलिजिबल नहीं होते। लेकिन 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 person engaged in supply of service is eligible for composition scheme at the payment of 3 क्या है? अच्छा, सेक्शन 10(2)(a) के बारे में ही आगे बताया है कि उनका टैक्स रेट जो है वो 6% है, ठीक है, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपीस तक का है तो। सिंस टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर इज 1.32 CR एंड फर्म इज नॉट डीलिंग इन सर्विस ओनली, टी कैन नॉट ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 10(2)(a।
10-2A में तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं मार्जिनल। एक तो पता नहीं है हर सॉल्यूशन में इन्होंने सेक्शन 10-2A का क्यों रेफरेंस डाल रखा है। देखो हमें हमें इतना पता चल गया कि आरटीपी का क्वेश्चन है, चाहे एमटीपी का है, चाहे आपके स्टडी मटेरियल का है, 10-2A का रेफरेंस भी डाल रखा ही है। तो आपको भी एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। इसको याद रखो कि 10-2A का भी रेफरेंस हर जगह लिख के आना है। ठीक है, पढ़ते हैं मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस वाला पॉइंट। क्या है कि अगर 10-1 10-2 में कोई एलिजिबल है और उसको परमिशन भी दी गई है कि वो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है, कितना, 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हाई। ठीक है, उसका टर्नओवर कितना है 1.32 CR है, उसका 10% कितना हुआ 13,20,000 या 5 लाख विचेवर इज हायर, मतलब वो 13,20,000 तक की सर्विस दे सकता है। क्वेश्चन में कितनी सर्विस दे रहा है वो 6.25 लाख ही दे रहा है, जो कि अलाउड है, वो अप टू 13,20,000 ही दे सकता है। दस इट कैन बी कंक्लूडेड टी कैन ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम। अंडरस्टूड? ठीक है, कुछ डाउट्स रहे तो पूछना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया कि जो क्वेश्चंस में एक से ज्यादा चैप्टर्स का पार्ट इंक्लूडेड है, जो चैप्टर्स मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं है आपको, वो हम लास्ट में देखेंगे, बाद में देखेंगे वो क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चन में क्या चल रहा है। वरना मैं अभी तो मैं करवा भी दूं अगर आप बोलो तो, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 में आईटीसी इंक्लूडेड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला जो आपका चैप्टर है, तो वो क्वेश्चन में अभी आपको नहीं करवा सकती हूँ, बाद में करवाऊंगी। ठीक है, ये आपका पूरा की पूरा हो गया चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन बैंक। आधे घंटे में 35 मिनट हो रहा है, आधे घंटे में हमने क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। देखो कितने क्वेश्चन है टोटल, टोटल कितने क्वेश्चन है, 1 मिनट, टोटल कितने क्वेश्चन है 11। ठीक है, 11 में से 2 क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे रखे हैं। तो 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 मेरे साइड पेंडिंग है और 2 आपके साइड से है। ठीक है, बाकी सारे मैंने बैठ के करवाए हैं। मेक श्योर आप सारे क्वेश्चन आंसर्स फिर से रिवाइज करोगे एंड होमवर्क करोगे। कुछ डाउट है तो पूछोगे। ठीक है, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सब तक वीडियोस पहुंचे, आप तक सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वीडियोस, लेक्चर्स सब कुछ पहुंचता रहे। कुछ और भी अगर आप पूछना है तो आप पूछ सकते हो, एंड प्लीज फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। रिविजन करना है, जिस दिन जो पढ़ा उस दिन का वो रिविजन होना चाहिए। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।